हे गाइस, वेलकम टू वेदांतुज ओलंपियाड स्कूल। तो क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। चलिए, मैं आपका फिजिक्स टीचर रोहित गर्ग आपका स्वागत करता हूं हमारी इस सीरीज के अंदर जिसका नाम है अमेजिंग फिजिक्स। तो बच्चों, जैसे कि हमारी सीरीज है और हर सीरीज के अंदर यानी कि अमेजिंग चीजें हम जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए कुछ लेकर के आया हूँ, कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बड़ी ही प्यारी चीज़ लेकर के आया हूँ। चलिए, क्या है आपके लिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों, हम एक साइंस बूस्टर बैच लॉन्च कर रहे हैं जो कि स्टार्ट होगा 9th ऑफ अक्टूबर से। अब ऑल द साइंस लवर्स कैन एनरोल इन दिस बैच। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ाने वाले हैं? दैट इज केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। ठीक है, बड़े छोटे छोटे माइक्रो कोर्सेज होंगे। ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे ये बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, आई मीन फ्राइडे और सैटरडे को ही रहेगा। फ्राइडे और सैटरडे को 1.5 आवर की क्लास रहा करेगी ईच, फ्राइडे ऑल्सो ऑन सैटरडे ऑल्सो। और हम बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक पिक किया करेंगे जो फ्राइडे और सैटरडे में ही खत्म हो जाया करेगा। ठीक है, अब कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके अंदर एनरोल हो सकते हैं? जो ऑलरेडी वीओएस के साथ एनरोल्ड है, ठीक है, जो ऑलरेडी वीओएस का पार्ट है, प्लीज वो इसके अंदर पार्टिसिपेट मत करें। जो वीओएस का पार्ट नहीं है, जितने भी बच्चे और वो चाहते हैं कि वो कुछ नया सीखें, वो अपने एग्जाम्स के अंदर एक्सेल करें, ठीक है, वो आगे बढ़े, तो वो इसका पार्ट हो सकते हैं। तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप वीओएस फैमिली का पार्ट बनना चाहते हो। ठीक है, अब ये किस एग्जाम को टारगेट करता है? बच्चों, ये हर एग्जाम को टारगेट करता है। आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, चाहे आप एनएसईजीएस देना चाहते हो, चाहे आप एनटीएसई देना चाहते हो, और चाहे आप +1 +2 के लिए अपना बेस जो है वो स्ट्रांग करना चाहते हो। गॉट इट? स्ट्रांग मतलब हमें +1 का बेसिक आइडिया लेना है ताकि हम जब हम +1 के अंदर जाएं तो वहां पे हमारे को ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, अब कौन कौन सी क्लासेस इसके अंदर एनरोल कर सकती हैं? वेदर यू आर इन 8th, वेदर यू आर इन 9th, वेदर यू आर इन 10th, सो ऑल द गाइज ऑफ 8, 9, 10th कैन एनरोल इन दिस बैच। क्या इसकी कुछ फीस है? क्या इसका कुछ पैसा है? नहीं बच्चों, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, यस। तो सर, इसका मतलब तो कोई भी एनरोल कर सकता है? नहीं, एक छोटा सा क्राइटेरिया है। हम चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स आए। सीरियस मतलब, अरे यार देखो, हर जरूरी नहीं है कि हर बंदा पढ़ कर के आगे बढ़ सकता है। ठीक है, हम सब लोगों के डिफरेंट डिफरेंट एस्पिरेशंस हैं और सब सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब जो लोग एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, ये बैच उन्हीं के लिए है। ठीक है, अब नो डाउट यार, अगर अगर मैं बोलूं विराट कोहली को कि आईआईटी के एग्जाम दे, मैं हो सकता है कि वो उस एग्जाम के अंदर अच्छा ना करे, बट ही इज अ गुड क्रिकेटर, मतलब इनफैक्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है, जितने लोगों को भी लगता है कि हाँ यार, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, हम पढ़ना चाहते हैं, हम मेहनत करना चाहते हैं, हम अपने माइंड को डेवलप करना चाहते हैं एजुकेशन फील्ड के अंदर, ओके, तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है सर? कैसे इस बैच के अंदर आप एनरोल हो सकते हो? तो बड़ा ही सिंपल सा क्राइटेरिया बच्चों। मैं हर एक वीडियो के एंड के अंदर, हर वीडियो के एंड के अंदर 2 क्वेश्चंस आपको शेयर किया करूंगा इसी वीडियो के एंड पे। ठीक है, उन 2 क्वेश्चंस का आपने मुझे सोल्यूशन भेजना होगा। किस आईडी पे? जो नीचे यहां पे देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है, दैट इज nsejs.vos@gmail.com। अगर आप उन 2 क्वेश्चंस का सोल्यूशन मुझे इस आईडी के ऊपर सेंड करोगे और हमें लगेगा कि हाँ, बच्चे ने एक्चुअल में इस क्वेश्चन को सही किया है और उसका सोल्यूशन अच्छा है, या उसका बेस स्ट्रांग है, तो हम डेफिनेटली आपको पिक करेंगे, आपको उस साइंस बूस्टर बैच के अंदर डाल लेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपने अपनी मेल आईडी के साथ अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपना सिटी और अपना नाम लिख करके भेज देना है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूं, अपना नाम, अपना कॉन्टेक्ट नंबर और आपका सिटी, ठीक है, अलॉन्ग विद स्टेट इन द ब्रैकेट, और आपने विद सॉल्यूशंस की फोटो खींच करके, प्लीज सॉल्यूशंस जो होने चाहिए वो साफ हों, आप देख लें फोटो खींचते समय। ठीक है, कि हमारा वहां पे ज्यादा एफर्ट ना लगे, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हमारे पास बहुत कम टाइम रहेगा उन सॉल्यूशंस को चेक करने का। ठीक है बच्चों, तो देखिए, है ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी? ठीक है, हमारे साथ इंटरेक्ट करने की, इस वीओएस फैमिली का पार्ट बनने की। क्वेश्चंस कब शेयर करूंगा? एट द एंड ऑफ द वीडियो।
और उन क्वेश्चंस का जो डिस्कशन होगी, उनका जो सोल्यूशन होगा, वो हम जस्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनेगी, दैट इज ऑन सैटरडे, उस दिन हम इसको शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक दिन भी डिसाइडेड होगा कि किससे पहले आप सॉल्यूशंस भेज सकते हो, क्योंकि 2 ही क्वेश्चंस हैं, सो ज्यादा टाइम भी नहीं आपका कंज्यूम होगा दिन के अंदर। जस्ट यू हैव टू टेक आउट 15 मिनट्स फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल एंड यू कैन सेंड अस द सॉल्यूशंस एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ आवर VOS फैमिली। ठीक है बच्चों, तो मजेदार चीज है, मजा आएगा एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम आप लोगों से इंटरेक्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो सेशन है बच्चों, वो बड़ा ही एक प्यारा सा और क्यूट सा टॉपिक है, दैट इज मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, हम इंक्लाइंड प्लेन का जो बेस है वो स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, आप देखोगे कि आप ये छोटी छोटी चीजें जान करके ना, जब आप आगे बढ़ोगे, आप लाइफ के अंदर आगे बढ़ोगे, तो आपको बड़ा ही बेनिफिट करने वाली है। ठीक है, और आप इन वीडियोस को याद किया करोगे कि हाँ यार, सर ने कुछ वीडियोस बनाई थी। ठीक है, तो चलिए, सो टुडेज टॉपिक इज मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। व्हाट एग्जैक्टली इज द टॉपिक? अब यार इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? ठीक है, आपको पता है यार, सरफेस ऐसे हॉरिजॉन्टल रहता है। अगर आप उस सरफेस को ऐसे कुछ एंगल पे टिल्ट कर दें, दैट बिकम्स द इंक्लाइंड प्लेन। आप देख सकते हो, इस चीज को कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? दिस इज इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, और चलिए मैं अज्यूम कर लेता हूं यहां पे कि दिस प्लेन इज स्मूथ। ओके, दिस प्लेन इज स्मूथ। ठीक, अब मैंने इसके ऊपर एक बॉक्स रख दिया। अब ये डेफिनेटली जब मैं इस बॉक्स को यहां पे रखूंगा तो ये बॉक्स क्या करेगा? स्लाइड करेगा, राइट? इट विल स्लाइड, और ये इस डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा? स्लाइड करेगा। तो हमारा टारगेट है कि यार इसकी जो है एक्सेलेरेशन कितनी होगी। अगर ये स्लाइड करेगा तो इसकी एक्सेलेरेशन कितनी होगी? दिस इज आवर टारगेट। ठीक है, तो बच्चों उस चीज को स्टार्ट करने से पहले, हाउ टू कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। यस, क्या ड्रॉ करना है? फ्री बॉडी डायग्राम। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? W, T, N, फ्रिक्शन एंड स्प्रिंग। वेट लगेगा, ऑफ कोर्स सर, वेट तो लगेगा। किस तरफ लगेगा? अब देखिए बच्चों ध्यान से, वेट हमेशा किस तरफ लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब यार ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, अगर मैं कह दूं इफ दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, अब ये इंक्लाइंड प्लेन जो होगा, ये इस अर्थ के ऊपर ऐसे रखा होगा, धरती के ऊपर देखिए ऐसे। ठीक है, नो डाउट इसका साइज अर्थ के कंपैरेटिवली बहुत छोटा होगा, और इसके ऊपर अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रखूंगा तो ये जो धरती का सेंटर यहां पे आएगा, तो बिल्कुल ऐसे देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर, राइट? हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी। चलिए यहां पे अब हम फोर्स को दिखाते हैं, इनफैक्ट वेट को यहां पे हम दिखाते हैं। ठीक है, तो मास कितना है? m। वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। तो देखिए फोर्स लगेगी बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स। देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड्स, हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर। दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये क्या बन गया? mg। गॉट इट? दिस इज व्हाट? mg। ठीक है, और कौन सी फोर्स लगेगी? वेट का काम खत्म। स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग है? नो सर, तो टेंशन नहीं आएगी। कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑफ कोर्स देयर इज अ कॉन्टैक्ट। देखिए यहां पे ये है कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? कि कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा लगेगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट। परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट, एंड यस दिस इज अ पुश फोर्स। कौन सी फोर्स? पुश फोर्स। तो यहां पे देखिए ये जो इंक्लाइन प्लेन होगा, ये इस बॉक्स को किस तरह पुश करेगा? देखिए ऐसे ऊपर की तरफ क्या करेगा? ये पुश करेगा, एंड आई एम कॉलिंग दिस एज n। आई एम कॉलिंग दिस एज n। देखिए पुश कर दिया। ठीक है, अच्छा कोई फ्रिक्शन? नो सर, क्योंकि स्मूथ सरफेस है। और कोई स्प्रिंग? नो, कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा और ढंग से एनालाइज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी। चलिए अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास सिचुएशन थी और हमने फिगर आउट कर लिया है कि भाई नीचे की तरफ तो यहां पे लगेगा mg। ठीक है, और ऊपर की तरफ यहां पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस यहां पे क्या लगने वाला है? कॉन्टैक्ट फोर्स n। अब यार अगर थोड़ा सा देखोगे ध्यान से, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे यहां पे, तो ये एंगल आपको थीटा नॉट दिया हुआ है। लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा नॉट। हमें नहीं पता क्या है, जस्ट थीटा नॉट।
दिस इज 90 डिग्री। वैसे थीटा नॉट है क्या? थीटा नॉट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये कितने एंगल पे उठा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दिस इज 90, दिस इज थीटा नॉट। तो यार ये सोच के देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला जिसको मैं शेड कर रहा हूं, देखिए यहां पे जिसको मैं शेड कर रहा हूं। अब यार सम ऑफ all the angles in a triangle is what? 180 degree. I am calling this angle as x. तो हमारे पास देखिए थीटा नॉट प्लस 90 प्लस x is equal to 180 degree. So the value of x is coming out to be 90 minus theta naught, right? तो ये जो एंगल है बच्चों वो कितना आ गया? वो आ गया 90 माइनस थीटा नॉट। परफेक्ट। अब यार ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है ये परपेंडिकुलर होती है। दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90, और अगर ये 90 है तो बच्चों ऑटोमेटिकली दिस एंगल इज गोइंग टू बी हाउ मच? दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा नॉट। नाउ इट इज द टाइम टू रिजॉल्व दिस mg। क्यों रिजॉल्व कर रहे हैं अभी आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। चलिए इस mg को हम क्या करते हैं, अब रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, mg को हम करने जा रहे हैं रिजॉल्व। चलिए अब जैसे ही आप mg को रिजॉल्व करोगे तो आपको पता है जिस तरफ थीटा होता है वो कौन से कंपोनेंट बनता है, वो कौन सा कंपोनेंट बनता है? वो कॉस कंपोनेंट बनता है। ठीक है, जिस तरफ एंगल कम हो, देखिए अगर आप यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो, एंटी क्लॉकवाइज से घूमोगे तो ये थीटा नॉट पिचक रहा है, कम हो रहा है, तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा? इस तरफ आएगा कॉस कंपोनेंट। तो मैं इसको कह सकता हूं mg cos थीटा नॉट। और अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, देखिए दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एंड दिस इज क्लॉकवाइज, और अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये जो थीटा नॉट है ये बढ़ जाएगा। तो जिस तरफ एंगल बढ़ता है बच्चों उस तरफ कौन सा कंपोनेंट होता है? उस तरफ हमेशा और हमेशा कौन सा कंपोनेंट? साइन कंपोनेंट। तो दिस इज गोइंग टू बी mg साइन थीटा नॉट। ठीक, अब डेफिनेटली ये जो ब्लॉक है ये किस तरफ स्लाइड करेगा? नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, एंड इट इज गोइंग टू हैव सम एक्सेलेरेशन a, पता नहीं कितनी, लेट्स कैलकुलेट। अब यार तुम्हें पता है ये जो ब्लॉक है ना ही तो ये इस इंक्लाइन प्लेन के अंदर घुस रहा है, ना ही इसके ऊपर उठता है। इमेजिन करो जब तुम बचपन में वो एक छोटे से झूले के ऊपर चढ़ते थे टिक 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 करके, ठीक है, और फिर तुम यहाँ पे बैठ करके स्लाइड कर जाते थे, राइट? तो तुम हमेशा स्लाइड किस तरफ करते थे? इसके लॉन्ग। तुम ऐसा थोड़ी होता था कि स्लाइड से ऐसे कूद जाते थे और एकदम से ऊपर की तरफ उठ जाते थे, बिल्कुल भी नहीं। तुम इस स्लाइड के ऊपर आराम से ऐसे नीचे की तरफ खिसक जाते थे, और इसकी एक्सेलेरेशन भी अब तुम्हें पता चलेगी कि कितनी होती थी। ठीक है, तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, ओके बच्चों, दिस इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, समझिए आप, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस थिंग इज अलोंग, दिस इज अलोंग, ठीक है, और ये वाली चीज है परपेंडिकुलर। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देखना है। तो यहां पे कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू दैट इज n की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg cos थीटा नॉट। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन इसकी एक्सेलेरेशन क्या है? 0। तो अलोंग द प्लेन इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स है जो अनबैलेंस्ड है, दैट इज mg sin थीटा नॉट। तो इसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी? हमें पता है कि F इज इक्वल टू ma। व्हाट इज द फोर्स? दैट इज mg sin थीटा नॉट। व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज F इज इक्वल टू ma। m से m कैंसिल आउट, सो a इज इक्वल टू g sin थीटा नॉट इज द एक्सेलेरेशन। अब यार तुम्हें बचपन में अक्सर लगता होगा ना कि जब तुम स्लाइड पे बैठोगे, एक जो हल्का बंदा होगा उसकी एक्सेलेरेशन कम होगी और जो भारी बच्चा होगा उसकी एक्सेलेरेशन ज्यादा होगी स्लाइड के ऊपर। नहीं बच्चों, एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दिमाग में बिठा लीजिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। इन एनी केस चाहे आप कुछ भी कर लो, एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर, चाहे आप चींटू को छोड़ दो, चाहे आप हाथी को छोड़ दो, उसकी एक्सेलेरेशन यहां पे क्या आएगी? g sin थीटा नॉट। और इस चीज को आप घोट करके पी जाइए बच्चों, ठीक है, इस चीज को आप घोट करके पी जाइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो है बेसिक आइडिया कि अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आप कोई चीज रखते हो तो उसका क्या हाल होगा, जब उसकी एक्सेलेरेशन कितनी होगी। चलिए अब हम यार पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन से रिलेटेड एक टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। नाउ व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज? चलिए देखिए,
इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ध्यान से देखिए, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज को वो कैसे डिफाइन कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है कि इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये इंक्लिनेशन का ही एंगल है, इंक्लाइंड प्लेन का ही एंगल है, एट विच, जिसके ऊपर इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, अगर उस एंगल पे उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूं, देन द ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट वहां पे सरकने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मैं कह दूं लेट्स सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये मेरा एक इंक्लाइंड प्लेन है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट सरक नहीं रहा है, ये बॉक्स सरक नहीं रहा है, पर जैसे ही मैं अपना हाथ ऐसे, देखिए जैसे ही मैं अपना हाथ ऐसे इंक्लाइंड करता रहूंगा तो एक टाइम आएगा जब ये ब्लॉक जो होगा, देखिए सरक गया। गॉट इट। सो वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना है जिसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को हम रखें और वो सरक जाए, दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलिए देखते हैं। अब यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे कि आपने जो सरफेस लेना है बच्चों, वो कौन सा लेना है, वो आपने रफ सरफेस लेना है। ठीक है, सबसे पहले वो क्या कह रहा है, लेट्स सपोज वी हैव अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और वो रफ सरफेस है और उसके ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये रफ है। ठीक है, आप समझ गए, फ्रिक्शन है यहां पे, ये रफ है और इसके ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब नो डाउट नीचे की तरफ mg लगेगा, ऊपर की तरफ कांटेक्ट फोर्स लगेगा, कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। अब कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रेस्ट पे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस सरफेस को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को धीरे धीरे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल के अंदर जैसे हम इसको उठा रहे हैं। तो इस केस के अंदर बच्चों, इस केस के अंदर ये सरफेस क्या है, रफ। ठीक है, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पे म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कि यहां पे जो म्यू एस है वो हमारा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है। अब आप धीरे धीरे इस प्लेन को ऐसे इंक्लाइन करना शुरू कर रहे हो। अब ये क्या कह रहा है, carefully stop the process when the body is about to slide at a certain angle। ठीक है, अब आपने कब जाकर के इस इंक्लिनेशन के प्रोसेस को रोक देना है, जब ये जो बॉडी होगी ये जस्ट स्लाइड करने वाली होगी। लेट्स सपोज दैट एंगल इज थीटा नॉट। व्हाट इज थीटा नॉट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड। अब इस स्टेट के अंदर देखिए ये क्या कह रहा है, इस स्टेट के अंदर जो बॉडी है उसको कौन रोक करके बैठा है, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन रोक करके बैठा है। देखिए कैसे। अब यार मैंने आपको बताया, अभी हमने ऊपर देखा था कि भाई कौन कौन सी फोर्सेस यहां पे आ रही थी, mg cos थीटा, mg को अगर आप रिजॉल्व करोगे mg sin थीटा अलोंग द प्लेन, और एक कांटेक्ट फोर्स। तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी किस तरफ जाने की है, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, डाउनवर्ड्स, राइट। दिस इज द टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। ठीक है, ये क्या है, ये स्लिप करने की टेंडेंसी और डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। ठीक है, तो फ्रिक्शन किस तरफ आएगी, सबसे पहली चीज, अगर यहां पे सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन किस तरफ आएगी। फ्रिक्शन का काम क्या होता है सर, दिस अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट। इंक्लाइंड प्लेन रेस्ट पे है, ब्लॉक इसके ऊपर सरकने वाला है नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन किस तरफ आएगी, फ्रिक्शन आएगी ऊपर की तरफ। और देखिए अभी चला नहीं है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड। ओके, जस्ट अबाउट टू स्लाइड मतलब बस चलने ही वाला है, बस चलने वाला है, चला नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली मतलब अभी भी वो रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन कौन सी होनी चाहिए, स्टैटिक। और ये कह रहा है जस्ट चलने वाला है, तो मतलब
इसके ऊपर हल्की सी ये फोर्स बढ़ी, हल्की सी ये ड्राइविंग फोर्स बढ़ी तो ये चल देगा। तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की भी कौन सी वैल्यू बच्चा पार्टी, स्टैटिक फ्रिक्शन की भी लिमिटिंग वैल्यू। और व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द लिमिटिंग वैल्यू? लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू म्यू एस, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इनटू एन, दैट इज कांटेक्ट फोर्स। चलिए देखते हैं। तो हमारी यहां पे एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या आएगा। अब हमें पता है ये जो थीटा नॉट है दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज, और आप इसको कह सकते हो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच द ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव और स्लाइड। अब यार देखो यहां पे नीचे की तरफ फोर्स लग रही है एम जी साइन थीटा नॉट, ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है एफ एल, दैट इज म्यू एस इंटू एन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एन का वैल्यू यहां पे आएगा एम जी कॉस थीटा नॉट, राइट? एन का वैल्यू क्या है यहां पे? एम जी कॉस थीटा नॉट। तो मैं कह सकता हूं द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी म्यू एस इंटू एन, दैट इज एम जी कॉस थीटा नॉट। Now this is the driving force. Driving force मतलब ये चलाने वाली force. And which one is the resistive force? रोकने वाली force कौन सी है? This one is the resistive force, right? This one is the resistive force. ये जो FL है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि क्योंकि ये जस्ट चलने वाला है तो जितनी चलाने वाली फोर्स दैट शुड बी इज इक्वल टू द रोकने वाली फोर्स और द रेजिस्टिव फोर्स। सो एम जी साइन थीटा नॉट is going to be equal to mu s mg cos theta naught, right? So mg got cancelled out, so tan theta naught is going to be equal to mu s, tan theta naught is going to be equal to mu s। तो बच्चों अगर अब यहां से हमने क्या सीखा है, what is the moral of the story? if tan theta naught, if tan theta naught, the value of tan theta naught is greater than mu s, then the object will move, ठीक है? and if the value of tan theta naught is less than mu s, यानी कि coefficient of static friction, object will remain at rest, object will remain at rest। so this is the moral of the story। and this theta naught at which the object is just about to slide, just about, ना ही तो वो रुका हुआ है ना ही चलने वाला, बस चलने ही वाला है, ठीक है? हम क्या बोलेंगे? बस चलने ही वाला है। that angle of inclination is called the angle of repose। अब यार बच्चों एक चीज समझ लो, कभी भी लाइफ के अंदर, ठीक है, अगर आपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। जब तक जो भी पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन नहीं लोगे ना तब तक फिजिक्स नहीं आने वाली, ठीक है? कितनी किताबें पढ़ लो, कितना ही सब कुछ पढ़ लो, तुम्हें फिजिक्स नहीं आएगी। बट येस, एप्लीकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑन द सेम कंसेप्ट। चलिए एक क्वेश्चन, प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? a block of mass 2 kg, we have a block of mass 2 kg that rests on a rough inclined plane, ठीक है, making an angle of 30 degree with the horizontal, ठीक है? कितना एंगल बना करके बैठा है हॉरिजॉन्टल के साथ? 30 डिग्री। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 1.732, ठीक है? और जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में दैट इज 1.732 मींस, और 1.732 मतलब √3। आई होप यू गाइज नो दैट, ओके? √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.732। याद रखना दो स्टैंडर्ड वैल्यूज, √2 का वैल्यू होता है 1.414, ठीक है? नाउ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक इज, सो व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, एंड दीज आर द ऑप्शंस। तो बच्चों क्या करो, अपनी वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, ठीक है? 2 मिनट के लिए इस क्वेश्चन के ऊपर मंथन करो, क्वेश्चन के बारे में सोचो और सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं होता है फिर उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करो और इसका सोल्यूशन देखो। चलिए, तो उम्मीद करूंगा बच्चा पार्टी कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और जैसे मैंने बोला होगा वो आपने किया होगा। अरे देखो यार, टीचर की बात सुनो, चाहे वो आपके सामने नहीं है चाहे वो है, ठीक है? एकलव्य ने तो द्रोणाचार्य को बिना देखे धनुर्विद्या सीख ली थी, और वो भी अर्जुन से ज्यादा अच्छी, क्योंकि मन में इच्छा थी, ठीक है? तो यू गाइज आर माई एकलव्य, सो आप उम्मीद करूंगा आप मेरी बात सुनोगे। चलिए बच्चों,
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज गिवन एज व्हाट 30 डिग्री एंड म्यू एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, म्यू एस का वैल्यू इज गिवन एज 1.732। चलिए सबसे पहले आपने tan 30 देखना है कितना होगा। tan 30 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1/√3। कितनी वैल्यू आई, 0.5 समथिंग आएगा, 51 लेट्स सपोज 0.51। अब क्या ये 0.51 इज ग्रेटर देन और लेस देन 1.73? टू द आंसर इज लेस देन, यानी कि 1.732 राइट इज लेस देन 0.51 इज लेस देन 1.732। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो tan थीटा नॉट है दैट इज लेस देन व्हाट, दैट इज लेस देन दिस म्यू एस। So whether the object will move, answer is no, object will remain at rest। पहली चीज तो कितने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अगर कोई पूछे कि कितने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे ये मूव करेगा, चलिए उसका आंसर भी मैं आपको बताता हूं। आई एम कॉलिंग दैट एंगल एज अल्फा, ठीक है, मान लीजिए वो एंगल अल्फा है जहां पे स्लाइड करने वाला है एंड दैट शुड बी इज इक्वल टू 1.732 और ये क्या है √3, ठीक है। अब यार सोच के देखो अल्फा का कितने वैल्यू होना चाहिए एंगल का कि tan ऑफ दैट एंगल बिकम्स √3। अब आपको पता है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो यहां पे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। मतलब अगर यहां पे जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री हो जाए बच्चों, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, जस्ट अबाउट टू स्लाइड। और हल्का सा भी अगर आपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 61 डिग्री कर दिया, ये ऑब्जेक्ट चल देगा। पर हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन क्या था कि भैया इस टाइम पे इस पे कितनी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। चलिए देखते हैं, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है बच्चों। क्यों सिंपल है आपको अभी समझ आएगा। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम तो आपको ड्रॉ करनी आती है। अब देखिए ऑटोमेटिकली अगर यहां पे एंगल दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली आप इस तरफ दिखा देना mg sin थीटा नॉट, कभी भी अब चेंज नहीं होगा। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की ऐसी गेम है, परपेंडिकुलर mg cos थीटा नॉट, ठीक है। ऊपर की तरफ कांटेक्ट फोर्स दैट इज n। अब यार हमें एक चीज पता है कि अगर ये रेस्ट पे है और ये सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन की कौन सी नेचर, फ्रिक्शन की स्टैटिक नेचर यहां पे एक्ट करेगी। अब व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ दिस ब्लॉक, नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन किस तरफ आएगी, देखिए बच्चों फ्रिक्शन आएगी ऐसे ऊपर की तरफ एंड आई एम कॉलिंग दिस फ्रिक्शन एज Fs। इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है बच्चों, लिमिटिंग वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। पर ये ऑब्जेक्ट अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसको अगर लिमिटिंग पे पहुंचना है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड एट 60 डिग्री। बट एट 30 डिग्री इट इज कंफर्टेबली एट रेस्ट। और हमें पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर के अंदर वो क्या होती है, सेल्फ एडजस्टिंग। सो कैन आई से हियर दैट Fs, क्योंकि नीचे की तरफ वाली फोर्स इज इक्वल टू ऊपर की तरफ वाली फोर्स, सो द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहां पे जो फ्रिक्शन होगी वो खुद को क्या कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स। मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, म्यू एस एन। व्हाट इज एन, mg cos थीटा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी म्यू एस mg cos थीटा। पर हमें उतने तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पे इस ब्लॉक की अभी टेंडेंसी नहीं आई है चलने की। दिस इज द मोस्ट लॉजिकल एज वेल एज द टफेस्ट क्वेश्चन। और आप बिलीव मानिए बच्चों, इवन के +1 +2 के बच्चे भी इसको गलत कर जाते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। जो ठीक ठाक पढ़ते हैं वो सही कर ले जाते हैं, ठीक है। तो वो नाउ व्हाट इज द आंसर हियर, ठीक है। अब देखिए Fs की वैल्यू आई है मेरे पास mg sin थीटा। व्हाट इज द मास इज 2 kg। चलिए g की वैल्यू मैं लेता हूं यहां पे 9.8 and what is theta, 30 degree, and sine of 30 degree. I hope you guys know what is the value of sine 30 degree. So it is going to be 2 into 9.8 into 1/2. So 2 and 2 got cancelled out, so it is coming out to be 9.8 Newton. So yes, A is the answer. तो उम्मीद करूंगा बच्चा पार्टी आपको
ये सब कुछ समझ आया होगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो आपको आने वाले टाइम के अंदर बड़ी ही हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो बच्चों दिस इज द टाइम फॉर क्वेश्चंस। अगर आपने वीएस फैमिली का पार्ट बनना है, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो, नहीं तो आप वीडियो को बार बार चला करके भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, इन क्वेश्चंस का। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ ब्लॉक, ठीक है, यू कैन सी देयर इज अ ब्लॉक, it is provided a velocity of 10 meter per second towards right, okay, and the coefficient of friction, this is kinetic friction, coefficient of kinetic friction is 0.5, it is given, it is given. Now we have to calculate the distance traveled by the block before it stops, and these are the options, okay, 10 meter, 5 meter, 15 meter, 20 meter. Again, let me repeat the question. Question is that we have a block and we have pushed the block with a speed of 10 meter per second, okay, and the coefficient of kinetic friction is given. What we have to calculate? We have to calculate in what distance or after what distance this block is going to come at rest because of the action of the resistive or the friction forces. This is the first question. Next question, a very logical question. There is a cyclist, okay, and this cyclist is accelerating forward, okay, this cyclist is accelerating, okay, definitely in order to accelerate this cyclist is what? This cyclist is pedaling, okay, continuously on a horizontal road, and yes, this road is rough, okay, this is a rough road. So what are the direction or what is or the are the direction of force exerted by the road? What is the direction of the force exerted by the road on the front tire, that is P, this is the front tire P, and on the rear wheel or the rear tire, that is Q. Okay, question is there is a cyclist that is acceleration forward, okay, so we have to calculate the net force exerted by this rod on the wheels, that is P and Q. This is the question. तो बचा पार्टी ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको इस VOS फैमिली का पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द ईमेल आईडी ऑन विच यू कैन सेंड द सॉल्यूशंस? दैट इज nsejs.vos@gmail.com। और बच्चों ये कब तक आपने भेजना है? यू हैव टू सेंड द सॉल्यूशंस बाय थर्सडे, ठीक है। कोशिश करूंगा जो भी बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे उन बच्चों का नाम मैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दूंगा, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट फर्स्ट थिंग, ठीक है। थर्सडे तक प्लीज बच्चा पार्टी आप इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भेज दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तो यार मैं उन क्वेश्चंस को कंसीडर नहीं करूंगा, ठीक है। तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बिकम द पार्ट ऑफ VOS फैमिली। सो दैट इज इट बच्चों, दिस इज फ्रॉम माई साइड। उम्मीद करूंगा आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ आई होंगी, उम्मीद करूंगा आपको मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन समझ आया होगा। मे बी दिस इज द फर्स्ट टाइम आप इन शब्दों को सुन रहे होगे, तो अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, पक्का आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों चलता हूं, अलविदा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय बाय।